इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शाजिया ने डंपी के खिलाफ बदसलूकी और धमकी देने का केस दर्ज करवाया है। डंपी के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज थाने में 6 फरवरी को शाजिया ने मामला दर्ज करवाया है। शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया है कि डंपी ने उन पर भद्दी टिप्पणियां की और रोकने पर धमकियां भी वे देने लगे। शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शाजिया जी, आपने कंप्लेन की है, क्या पूरा मामला? जी, मैं 5 फरवरी को मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। चेतन सेठ जी हैं, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही ख्याल रखने वाले, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड हैं। मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे 4 एम्बेसडर्स थे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के, और पूरा थीम ही ये था कि इंडिया एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। और वहाँ पे जब जैसी मैं अंदर आई, वहाँ पे सबसे मैं मिली तो सबसे पहले मैंने चिलियन एम्बेसडर से बात की। चिली एक कंट्री है जहाँ पे जिसका कैपिटल है सैंटियागो, और मैंने उनसे कहा कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं आप ही की कंट्री जा रही थी लेकिन आपके यहाँ ऑरेंज जोन हो गया है कोविड के चलते। तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम? मैंने कहा मैं आपकी कंट्री में जा रही थी, मैं वहाँ पे आपके यहाँ एक ट्राइब है, मपूचे ट्राइब, जो सैंटियागो से 10 घंटे की दूरी पर है। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे, आपको कैसे मालूम है? मैंने कहा क्योंकि मैं वहाँ पे शूट करने जा रही थी। और फिर मैंने बताया कि माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड हनुमान के ब्रदर सुग्रीव जी वहाँ जा रहे थे, और वहाँ वो पूरी ट्राइब जो है बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है, और वहाँ पे इंडियन कल्चर है, और मुझे शूट करना है वो, तो मैं अगले महीने जाऊँगी। तो बोले मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और ये सब मैं भी थोड़ी स्पेनिश अपनी प्रैक्टिस कर रही थी उनके साथ। तो जैसे ही मैंने लॉर्ड हनुमान का नाम लिया, पीछे से आवाज़ आई और बहुत ही गंदी सी एक गाली बकी किसी ने। तो मैं समझ नहीं पाई कि कौन ऐसे बोल रहा है इस तरह के एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत ही वो सोफिस्टिकेटेड सी गैदरिंग थी, बहुत ही सभ्य था वहाँ पे पूरा माहौल। तो मैंने मुड़कर देखा तो डंपी अकबर अहमद हैं, और उनको वो भी फैमिली फ्रेंड है हमारे काफ़ी। ये बीएसपी के एमपी जो रह चुके हैं उन्हीं की बात हो रही है? जी, ये बीएसपी के एमपी रह चुके हैं। इनको संजय गांधी का हेंचमैन कहा जाता था, और ये डून स्कूल के में पढ़ते थे, मेरे ब्रदर्स के सीनियर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने गाली बकी जब मैंने, और मतलब इस तरह से, और वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे वो। तो मैं समझ गई, क्योंकि एक और 2-3 साल पहले उन्होंने एक और ऐसी महफिल में मुझे अटैक किया था कि मैं बीजेपी में कैसे जा सकती हूँ, और मेरी लीडरशिप को बहुत गाली बक रहे थे ये। तो देखिए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह की गैदरिंग में उनको अटैक किया जाए, और उनकी आदत है गाली बकने की, वो जाने जाते हैं इसके लिए। तो मैं थोड़ी अलग हट गई, और मैं चिलियन एम्बेसडर से भी थोड़ी धीमे बात करने लगी, और मैंने होस्ट से भी कहा कि अब मैं थोड़ा दूर बैठना चाहती हूँ, और मैं या तो आपके साथ बैठूंगी, और आपकी बेटी कब आएगी, या तो मैं उसके साथ बैठ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, तो मेरे साथ बैठना, मेरी बेटी भी आने ही वाली है। तो लगातार डिनर में 2 घंटे तक उन्होंने इस डंपी अहमद ने गंदी गालियाँ बकीं। जब भी बात होती तो मैं फार्म लॉ समझा रही थी जो एम्बेसडर्स थे। तो लगातार जब भी बात होती थी, मैं जब समझा रही थी इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस, मैं समझा रही थी फार्मर्स ये कह रहे हैं, ये समझा रही थी उनको फार्म लॉ, ये एक सिचुएशन ये है। एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव का मैं काम कर रही थी अपने देश का और अपनी पार्टी का भी। तो उन्होंने लगातार ना सिर्फ मेरी पार्टी लीडरशिप को, पर मुझे भी गंदी गालियाँ वो लगातार बोल रहे थे। लेकिन तब तक वो धीमे बोल रहे थे, और वो हिंदी में बोल रहे थे, तो कुछ ना कुछ वो कह रहे थे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बाथरूम की तरफ गई, और 10:30 तक बज रहे थे। मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, मतलब मैं बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और मेरे लिए बहुत स्ट्रेन हो रहा था ये बर्दाश्त करना। जब लौट के आई तो पता नहीं मेरी गैर हाजिरी में क्या हुआ था, लेकिन जब मैं लौट के आई तो डंपी अहमद बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उत्तेजित हो गए थे। मेरे सामने वो लिटरली कूद कर आ गए, उनको लिटरली रोका गया। मुझे लग रहा था वो मुझे मार भी सकते हैं, और वो गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदी गालियाँ बकने लगे वो। मेरी पार्टी को भी, मेरी पार्टी के लीडर्स को भी, और मुझे भी। और एक तरह से वो कह रहे थे कि वो मैं गद्दार हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं भाजपा में हूँ, और बहुत ही मुश्किल हो गया, और उनको बाकायदा रोकना पड़ा। बाकी लोगों ने उस तरफ से उनको रोका, और मुझे इस तरफ से वो ले गए। और मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो डिसग्रेसफुल, और मतलब मैं बहुत जलालत महसूस की। और मेरे आंखों में आंसू से आ गए, क्योंकि मैं लगातार कंट्रोल कर रही थी, और उनसे कह भी रही थी कि ये मौका नहीं है कि इस तरह की बातें की जाएं। तो मतलब अब फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं, और उनके सामने देश में किस तरह से डिबेट्स होते हैं, बातचीत होती है, वो भी, उसका भी उन्होंने एक तरह से मुजाहरा कर दिया था।
आप एक लेडी गेस्ट के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं, पार्टी का तो कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है, लेकिन आप गाली गलौज तो नहीं कर सकते। नहीं। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने गंभीर आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज करवाई है बीएसपी के पूर्व सांसद के खिलाफ। ऐसे में अब क्या कार्रवाई हो रही है? प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी जिन्होंने बात की है शाजिया इल्मी से, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। आनंद तिवारी भी पुलिस मुख्यालय पर मौजूद है। पुलिस किस तरह की कार्रवाई अब आगे कर रही है? लेकिन प्रियंका, जब आपने बातचीत की है शाजिया इल्मी से, किस तरह की उनकी मांग थी जिसकी दरख्वास्त लेकर वो पुलिस के पास गई हैं? यही शख्स पहले भी 1-2 साल पहले भी इसी तरीके का बिहेवियर इनके साथ कर चुके हैं, और ऐसे में जब तमाम एम्बेसडर्स की मौजूदगी वहाँ थी और सरकार की तरफ से और सरकार की बातों को वो समझाने की कोशिश वहाँ कर रही थी, तो ये फिर से इस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव किया गया, जहाँ ना सिर्फ उनको गाली दी गई, उनको गद्दार कहा गया, कौम का गद्दार कहा गया। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक बार वो बर्दाश्त कर चुकी हैं, लेकिन अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी, और वो चाहती कि कानून कोई एक्शन ले कि किस तरीके से कोई किसी के सामने अभद्र टिप्पणी कर सकता है, ऑलमोस्ट फिजिकल हो सकता है। तो ये वो चाह रही है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि वो डिफेमेशन का केस भी इन पर करेगी कि तमाम लोगों के सामने उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया है, और इसीलिए उन्होंने रात के 2 बजे थाने में जाकर इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई है। जी, शिकायत इन्होंने दर्ज करवाई है। आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब शाजिया इल्मी की शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? आनंद जी देखिए प्रशांत, 5 तारीख का पूरा वाकया है, जिस तरह से शाजिया इल्मी ने जो आरोप लगाए हैं डंपी के ऊपर, और 6 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी है। जो वसंत कुंज थाना है वहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर लीगल एक्शन ले रहे हैं। ये जो धाराएं हैं प्रशांत, इन धाराओं में धमकी देना है और महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करना है, उनके ऊपर कमेंट्स करना है, इस तरह की ये धाराएं हैं जिस पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को पूरा जांचा जाएगा, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाएंगे। जो लोग पार्टी में आए थे उनकी किस तरह की भूमिका थी, वो तमाम लीगल एक्शन इसमें पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ले रही है, और पुलिस का कहना है कि जो कानून संगत जो भी कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी। तो फिर आपने कंप्लेन की? फिर मैं बहुत ही परेशान हुई। मैं लिटरली मेरे आंखों में आंसू थे। मैं चाह नहीं रही थी कोई देखे कि मैं परेशान हूँ इतनी, और मैं रो रही हूँ। तो मैं वापस आ गई और मैं वापस आ गई और मैं चली आई, कार में बैठी। फिर मैंने अपने भाई से बात की और मैं फिर रात के 2 बज रहे थे, फिर मैंने थाने में रिपोर्ट लिखा दी। तो उसके बाद किसी तरीके का कोई उनकी तरफ से आपको रिस्पांस आया है, कुछ माफ़ी मांगने के लिए? या कोई भी माफ़ी मांगने का कोई भी रिस्पांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। होस्ट ने कई बार मुझसे बात की और कहा कि भी तुम पॉलिटिक्स में हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्राइवेट गैदरिंग में या पब्लिक गैदरिंग में कोई मेरे साथ गाली गलौज करे, मुझ पर चिल्लाए और मुझे जलील करे। मैं इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये जो बीजेपी शेमिंग होती है, ये जो लोग अपने को बहुत ही समझते हैं कि वो बड़े लिबरल हैं और वो बहुत ही उनको भाजपा से नफ़रत है, वो मुझे जलील नहीं कर सकते, मेरे साथ गाली गलौज नहीं कर सकते। और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरी जो पॉलिटिक्स है मैंने सोच समझकर उसका चयन किया है, और इसलिए मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की बदतमीज़ी, इस तरह की गाली गलौज, इस तरह का चीखना चिल्लाना मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरे साथ कई बार पहले हो चुका है और अब मैं इसको नहीं बर्दाश्त करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भारतीय कानून मेरी मदद करे, मैं उसकी शरण में जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम इस तरह के लोग जो इस तरह से जलील करते हैं, उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, उनको लगता है ये मर्द है, कुछ भी कर सकते हैं। और अब क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है, वो मुझे सॉफ्ट टारगेट समझकर, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे इस तरह से कर सकते हैं अपमान, नहीं, वो नहीं कर सकते। चलिए, ये शाजिया थी जो बता रही हैं कि पार्टी में जहाँ पर ये गई थी वहाँ पर इस वजह से इनको टारगेट किया गया क्योंकि ये एक पार्टी को बिलोंग करती हैं, और हनुमान को लेकर ये कोई टिप्पणी कर रही थी जिसको लेकर इनको बातें सुनाई गई, और अब मामला जो है वो पुलिस के पास है, पुलिस के पास कंप्लेंट जा चुकी है।
प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, आपने बात की है शाजिया इल्मी से, वो गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। क्या आप उनकी बातों का मतलब समझ भी पा रही हैं कि क्या एक महिला होने की वजह से उनके साथ इस तरह की बदसलूकी की है बीएसपी के इस पूर्व सांसद ने? जी बिल्कुल, जो बातें जो इल्ज़ाम शाजिया लगा रही हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उस गैदरिंग में सिर्फ उनको टारगेट किया गया। उनका कहना है कि जिस तरीके की बातें आप सामने लाई जा रही हैं कि वहाँ पार्टी में ये बातें बहस के तौर पे हो गई थी। उनका ये कहना था कि जो भी वो लोग वहाँ पर मौजूद थे सिर्फ उनको इसको लेकर टारगेट किया गया, उनको गद्दार कहा गया। तो ना सिर्फ एक महिला होने के नाते बल्कि उनका ये कहना है कि वो बीजेपी की लीडर हैं, साथ ही वो मुस्लिम लीडर हैं बीजेपी में, तो इस वजह से उनको टारगेट किया गया कि वो मुस्लिम होकर बीजेपी में है। यह आरोप लगातार शाजिया लगा रही हैं और उनका कहना है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी यही शख्स डंपी, जिनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने 2 साल पहले भी इसी तरीके की हरकत शाजिया के साथ की, लेकिन शाजिया ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। और वो चाह रही हैं कि इस बार ये एक्शन जो है वो एग्जाम्पल बने कि हर बार किसी भी तरीके से पब्लिक गैदरिंग में आप किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, और इसीलिए सोच समझ कर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। अकबर अहमद डंपी बीएसपी के जो पूर्व सांसद हैं, इनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है इन गंभीर आरोपों पर, और ये कोशिश हम लगातार भी करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे पर कंगना रनौत पर गंभीर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बताया गया कि ये कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायक ने बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। कुछ दिन पहले ही तारनी में चल रही कंगना रनौत की शूटिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया और शूटिंग रोकने की कोशिश भी की थी। इसके बाद पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया था, और इसी लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आगे गए थे और उनके सामने ही कंगना रनौत पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की है। शांतिपूर्वक ढंग से यदि कोई हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे किसानों की इज्जत, आन बान, शान और अपमान के रूप में कंगना जैसी एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, कांग्रेस विधायक पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि कंगना पर इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी उन्होंने की है। क्या कहीं से कोई पार्टी कार्रवाई कर रही है या फिर कंगना की तरफ से कुछ जवाब इनके सीधे तौर पर दिया गया? पार्टी की तरफ से तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन लगातार जो कंगना की शूटिंग बैतूल जिले में चल रही है और जो सुखदेव पांसे हैं, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, और इस तरह से कंगना के खिलाफ जो बोल मंत्री के निकले, दरअसल एक बात सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो शूटिंग के दौरान आपको याद होगा आज से करीब 6 दिन पहले जब विरोध हुआ था और पुलिस ने बाकायदा लाठी बरसाई थी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, और कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि कंगना रनौत ने जो किसानों को लेकर टिप्पणी की थी वो टिप्पणी को लेकर वो कंगना रनौत से माफी की मांग कर रहे थे और शूटिंग का भी विरोध लगातार कर रहे थे। तो फिलहाल अभी पार्टी की तरफ से कोई, कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी अब इसे एक मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए कांग्रेस के नेताओं के बोल देखिए, कांग्रेस के नेताओं की जो महिला के प्रति एक अपमान की बात जो होती है कि आप देखिए किस तरह से अपमान कर रहे हो, किस तरह से ऐसे बिगड़े बोल रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक की ओर से भले ही कंगना रनौत को लेकर यह विवादास्पद टिप्पणी की गई हो, लेकिन अब यह सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुद्दा बेहद अहम भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे का कंगना रनौत पर यह सीधे सीधे विवादास्पद बयान था। बताया यह जा रहा है कि दरअसल कलेक्टर को यह ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। बातचीत के दौरान इन्होंने ये विवादास्पद टिप्पणी कंगना पर की है। कुछ दिन पहले ही दरअसल मध्य प्रदेश के शारनी में कंगना रनौत की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां हंगामा किया था, शूटिंग रोक दी थी और ऐसी कुछ कोशिश भी हुई। इसके बाद पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वहां से लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान अपना बयान देते हुए कंगना रनौत पर यह विवादास्पद टिप्पणी कांग्रेस के विधायक ने की है। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। मनोज, जब इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो सबसे पहले तो पार्टी, जबकि जो विपक्षी पार्टी बीजेपी अगर कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वर्जन आया है कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या मानती है?
कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, लेकिन जिस तरह से अभी एक दिन पहले यहाँ पर नीले डागा, बैतूल के एक और विधायक है कांग्रेस के विधायक, जिन पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, कांग्रेस उनको भी कंगना रनौत से ही जोड़कर देख रही है कि कंगना रनौत के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो कांग्रेस किसानों के खिलाफ जो टिप्पणी की थी कंगना ने, उसको लेकर जब कांग्रेस ने विरोध किया तो उसके बाद उनके विधायक पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, उसके ठिकानों पर छापे पड़े। और साथ ही साथ जब ये सारा कुछ, जिसे कहे ना कि कंगना रनौत की शूटिंग मध्य प्रदेश में एकदम सियासी तूल पकड़े हुए है। और फिलहाल इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से फिलहाल एक ऑफिशियल कोई जवाब नहीं आया कि आखिर आपका ये बयान, आप कांग्रेस के अपने विधायक के साथ हो या इस बयान को लेकर आप अपने विधायक के खिलाफ हो। लेकिन बीजेपी अब इसे कह रही है कि सीधा सीधा इसे नारी अस्मिता से जोड़ रही है। एक औरत का सम्मान को लेकर इसे कहा जा रहा है कि कैसे महिला के प्रति अपमानजनक शब्द कांग्रेस के नेता इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी इस बात को लेकर अब इसे एक सियासी तूल दे रही है। तो भले ही कांग्रेस नेता की ओर से मध्य प्रदेश में इस तरह की टिप्पणी की गई कंगना रनौत को लेकर, लेकिन अब बीजेपी हमलावर है। लेकिन वहीं भारत भी अब पूरी तरह से तैयारी में दिखाई देता है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौती से पार पाने के लिए तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की तैयारी भी साफ देखी जा सकती है। ये वो तस्वीरें हैं जहां राजस्थान के बीकानेर में भारत के सैन्य बल अमेरिका के जवानों के साथ साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना सिर्फ जमीन पर पूरी मुस्तैदी से ये अभ्यास हो रहा है, बल्कि आसमान से भी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर कैसे बनाकर रखी जा सकती है। भारत और अमेरिका का ये साझा युद्धाभ्यास, दरअसल जो भी दुश्मन इस तरह की नापाक नजरें इस सरजमी पर उठाएगा, उसे कैसे माकूल जवाब दिया जाएगा, ये उसकी तैयारी है। और भारत की इस तैयारी में साथ अमेरिका की सेना भी। भारत और अमेरिका की सेना का ये एक साझा युद्धाभ्यास जो राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है। भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास की ये अलग अलग तस्वीरें, जिसमें दोनों देशों के सैनिक बीकानेर में अपना दमखम दिखा रहे हैं। हर जगह से अपनी ताकत को परखने की कोशिश और पूरी तरह से तैयार होने की ये कोशिश है। अचूक निशाना साधते भारत और अमेरिका के ये सैनिक एक साथ फायरिंग रेंज पर मौजूद हैं, जहां वो साझा अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान पर भी किस तरह की तैयारी की जरूरत होती है, उस ऑपरेशन को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए यह साझा अभ्यास किया जा रहा है। साथ में लंच और साथ में ही अभ्यास। भारत और अमेरिका की सेनाओं की यह तैयारी दुश्मनों को जवाब देने के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं चिनूक, जो कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, भारतीय सेना ने इसको अमेरिका से लिया है। वो अब मैदान जंग में आप देख सकते हैं कि एक टैक्टिकल व्हीकल को उतार रहा है। इस हेलीकॉप्टर की यही खासियत है कि ये भारी से भारी सामान को आसानी से उन सब इलाकों में भेज सकता है। बात करें अगर हम लोग अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था लादेन पर, उस वक्त भी इन हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। और ये इस वक्त मैं उस जगह पे जहां ऑपरेशन करना है, उस जगह पे जो है इस वक्त ये जो जीप है, उसको टैक्टिकल व्हीकल है, उसको यहाँ से उतारा जा रहा है। भारत और अमेरिका लगातार जो है दोनों देशों के बीच एक जो सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये आप रियल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन के लिए पहले 2 हेलीकॉप्टर के ज़रिए सैनिकों को उतारा गया, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, और उसके बाद अब एक टैक्टिकल व्हीकल इस हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक से इस जगह पे उतारा गया है। भारत और अमेरिका के बीच जारी युद्धाभ्यास में इस वक्त यहाँ पे जो ड्रिल चल रही है वो हेलीकॉप्टर के जरिए सेना को दुश्मन के इलाके में उतारा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से अलग अलग जगह पर जो है वहाँ
अटैक किया जाएगा और इसको रूम इंटरवेंशन ड्रिल कहा जाता है। मी-17 हेलीकॉप्टर की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी धूल जो है यहाँ पे उड़ गई है। ये एक आम सा साधारण प्रोसेस है किसी भी डेजर्ट एरिया में। इस तरीके से जब भी भारतीय सेना या कोई भी दूसरी सेना ऑपरेशन करती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए ही उतारा जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है इस तरीके के इन्वायरमेंट में हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करना। और आप देख सकते हैं कुछ भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय वायुसेना लगातार जो है इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देती रहती है। भारतीय सेना के जवान जो है उनको स्लीदर करके नीचे उतारा जाता है और उसके बाद वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अमेरिका को इसकी खासा अभ्यास है क्योंकि वो अफगानिस्तान और इराक में इस तरीके का ऑपरेशन लगातार कर चुका है। भारतीय सेना भी हिली एरियाज में, खासतौर पर कि पीओके में जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इसी तरीके से स्लीदर करके उतारा गया था सैनिकों को। और अभी इस वक्त जो है सैनिक जो है वो उतारे जा रहे हैं। ये कितना विषम है आप ये समझ सकते हैं कि धूल की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी दौरान जो है भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के अपनी अपनी पोजीशन को ले रहे हैं। चाहे जमीन हो या आसमान, हर दिशा में मुस्तैद रहने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है क्योंकि अलग अलग दिशाओं से कई नापाक नजरें भी हमारी ओर हैं, चाहे चीन की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से। और चीन और पाकिस्तान की ऐसी ही कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने मजबूत रक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है बल्कि अमेरिका से ऐसे घातक हथियार भी ले रहा है जिससे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सनसनी मची हुई है। बीकानेर से हमारे रिपोर्टर संदीप बोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जो भारत और अमेरिका की दोस्ती के साथ दोनों देशों की शक्ति का एक सबूत भी पेश कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है। भारत की बंदूक से बीजिंग में सनसनी। अब होगा लाल सेना का एनकाउंटर। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है सिक्सॉर। अब सिक्सॉर से डरना क्यों जरूरी है? पैंगोंग से पीछे हटती चीन की लाल सेना कभी भी धोखा दे सकती है। चीन की सेना कभी भी संवाद का रास्ता छोड़ सीमा पर संग्राम छेड़ सकती है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए सावधान रहना जरूरी हो जाता है। बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों के खिलाफ रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाना जरूरी हो जाता है। तो इसी के तहत राजस्थान की रेतीली जमीन पर 8 फरवरी से भारत और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। दो ताकतवर देशों की सेनाएं दुश्मन से निपटने की तैयारियों को परख रही हैं। आपको दिखाएंगे भारत और अमेरिका के इस संयुक्त युद्धाभ्यास की एक तस्वीर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो बंदूक जिससे चीन और पाकिस्तान की सेना थर-थर कांपने लगेगी। इस राइफल से ताबड़तोड़ निकलती गोलियों का शोर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रहा है। इस राइफल का सटीक निशाना चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये कोई आम राइफल नहीं बल्कि ये है सिक्सॉर असॉल्ट राइफल।
भारत इस वक्त एक साथ दो फ्रंट में उलझा हुआ है। एक फ्रंट है LAC, एक फ्रंट है LOC। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है 6 आप ये देख सकते हैं, ये राइफल है। ये हाल ही में जो है प्रोक्योर की गई है। 2 लॉट जो है वो आए हैं इसके 72 हज़ार के, यानी कि कुल मिला के 1.5 लाख 6 राइफल जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। LAC पर जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार डटी हुई है, इन्हीं वेपन के जरिए जो है वो वहाँ पे इस वक्त तैनात है। LOC पे भी जो है फॉरवर्ड पोस्ट पे इन वेपन्स को दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 72,000 अमेरिकी 6 असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा अधिग्रहण काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में 6 राइफल के लिए 780 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो भारत ने अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत यह असॉल्ट राइफल ली है। अब 6 राइफल का परीक्षण किया जा रहा है। बीकानेर के महाजन फायरफील्ड रेंज में भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ चल रहे युद्धाभ्यास में इन बंदूकों की मारक क्षमता को परख रही है। इस नई असॉल्ट राइफल का निशाना कितना सटीक है, इसकी जांच कर रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक गन्स जो है वो ली है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोल्जर जिस गन को लेकर इस वक्त एम लगा के बैठे हैं, ये 6 राइफल है। ये राइफल जो है भारत ने अमेरिका से ली है। इसकी खास बात यह है कि ये वजन में हल्की है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है, और अमेरिकन गन है ये। 30 राउंड्स इसे जो है इसमें आते हैं, और इसकी मारक क्षमता, इसकी सटीकता की वजह से ये दुनिया के सबसे लीथल वेपन में भी शामिल होता है। फिलहाल भारतीय सेना ने 72,000 गन्स पहले राउंड में मंगवा चुके हैं और दूसरा ऑर्डर जा चुका है, यानी कि 1.5 लाख गन जो है भारतीय सेना में इस वक्त पहुंच जाएगी। और यकीन मानिए LAC से लेकर LOC पर इन्हीं गन के साथ भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। 6 राइफल कितना खतरनाक हथियार है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पानी में, कीचड़ में, रेत में और बर्फ में भी ये राइफल खामोश नहीं होती, बल्कि रफ्तार के साथ इससे निकलती गोलियां दुश्मन का सीना छलनी कर सकती हैं। तो इसकी कुछ खूबियां और हैं जो इस राइफल को दूसरों से अलग करती हैं। 6 राइफल वजन में हल्की होती है। ये 400 मीटर यानी करीब आधा किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है क्योंकि इसमें व्यू फाइंडर जैसी चीजें लगी होती हैं। 6 राइफल विपरीत परिस्थितियों में भी काम करती है। 6 एक अमेरिकन हथियार है। ये 7.62 mm का हथियार है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी लॉन्ग रेंज है इसकी, और इसमें रुकावटें बहुत कम पड़ती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है और ये हल्का हथियार है। इसके अंदर पिकैटनी रेल है जिसके ऊपर टेलीस्कोपिक साइट, नाइट साइट और ये सारे आले लग जाते हैं, जिससे इसको पूरी डे एंड नाइट कैपेबिलिटी मिलती है। एक सैनिक को शिस्त लेने में, एम लेने में और इसको चलाने में बहुत आसानी है। इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन हथियार है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब ये इंडियन आर्मी को भी इशू हो रहा है, स्पेशली फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 6 आधुनिक असॉल्ट राइफल है। इन्हें पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए लिया गया था, लेकिन अब LAC और LOC पर तैनात सैनिकों के पास भी असॉल्ट राइफल है। आपको बता दें कि ये असॉल्ट राइफल मौजूदा इंसास और AK-47 राइफल की जगह लेंगी। हमें एक बहुत ज़रूरत थी एक राइफल की, हाई क्वालिटी राइफल की, तो वो हमको 6 में दिखती है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिप्लॉय होगी, क्योंकि ये बंकर्स में से फाइटिंग के लिए बहुत आला दर्जे की है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अच्छी है। इसमें नाइट विजन
कैपेबिलिटी है, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, रेंज अच्छी है। तो ये सारी चीजें मिला के देखा जाए तो ये वेपन सिस्टम लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए बहुत बेहतर है, जहां पे हम दुश्मन के सामने आंख में आंख डालकर बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में ये बहुत ही जदीदतरीन हथियार है। जाहिर है अमेरिका से 600 राइफल हासिल कर भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, तो वहीं चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना अमेरिकी फौज के साथ युद्धाभ्यास भी कर रही है। गौर से देखिए ये 6 तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह भारत और अमेरिका के सैनिक दुश्मन पर निशाना साध रहे हैं। राइफल से दुश्मन पर प्रहार किया जा रहा है। यही नहीं, आतंकी ठिकाने तबाह करने का मिशन भी अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भारतीय सेना के इस्तेमाल में लाए जाने वाले गोले दाग रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट के तहत संदिग्धों की तलाश की जा रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड भी शामिल है। जंगल में दोनों देशों के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं तो एक साथ लंच भी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका पिछले कई सालों से आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को साफ करने पे लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में इस तरीके का ऑपरेशन कर चुका है। अब भारत और अमेरिका एक साथ लगातार अपने जो जानकारियां हैं वो साझा कर रहे हैं, रणनीतिक जानकारियां, रणनीतिक चीज़ें जो हैं वो साझा कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम लोग महाजन रेंज में है और यहाँ पे युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण जारी है और आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना और अमेरिकन सेना ये दोनों जो है इस वक्त एक सेमी अर्बन एरिया में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 भारत पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर दूर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर पहुंचा, जहां व्हीकल आईडी के खतरे से निपटने की तैयारी करते भारत और अमेरिका के जवान मौजूद नजर आए। तो आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की 2 बटालियन और अमेरिका की तरफ से 12 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 जवान और ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। कि हमारे सबके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अमेरिका के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इंडिया के डिफरेंट हैं। तो इस बार जब हमने इकट्ठे काम किया तो हमने इंटर ऑपरेबिलिटी पे काम किया। हमने एक दूसरे के प्रोसेसेस को समझा और समझ के देखा कि हमारे में क्या हम सीख सकते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ लेसन लर्न फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। अमेरिकी सेना अपने साथ बख्तरबंद गाड़ी, स्ट्राइकर, जीप, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टर लेकर आई है, तो वहीं भारतीय सेना 6.62 राइफल, मोर्टर, बीएमपी, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ शिरकत कर रही है। इस वक्त हम लोग एक क्यूआरटी में हैं जो कि एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के लिए निकली है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल होती है किसी भी कॉन्वॉय को मूवमेंट से पहले, क्योंकि जब लंबा रास्ता होता है तो ऐसे में इस ट्रक के ज़रिए इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना के जवान हैं और हाथ में आप 600 राइफल आप देख सकते हैं जो उन्नत बिल्कुल हाल ही में अमेरिका से ली गई है, इसके ज़रिए जो है इस पूरे एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को संदेश साफ है कि उनकी किसी भी जुर्रत और किसी भी साजिश का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौती से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की तैयारी की जा रही है। और ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर समझा जा सकता है कि ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी तैयारी मुकम्मल है, और तैयारी साझा युद्धाभ्यास के जरिए भारत और अमेरिका के जवान एक साथ मिलकर कर रहे हैं ये अभ्यास कि अगर जरूरत पड़े तो दुश्मनों को किस तरह से जवाब दिया जा सकता है, जमीन से लेकर आसमान तक। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास की आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जिसमें दोनों देशों के सैनिक बीकानेर में अपना दमखम दिखा रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी, एक साथ साझा युद्धाभ्यास,
फायरिंग रेंज पर पहुंचे भारत और अमेरिका के जवान और एक साथ अपनी तैयारियों को परखते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, अगर किसी इलाके में कोई संदिग्ध मिला उसकी भी तैयारी मुकम्मल की जा रही है, चाहे फिर वो आसमान में हो या फिर जमीन में किसी जंगल में छिपा। हर जगह हर मोर्चे पर पूरी तरह से अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए ये साझा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के सैनिक कर रहे हैं। एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है कि जरूरत पड़े तो किस तरह से अचूक निशाना साधा जाए। एक साथ मिलकर भारत और अमेरिका एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन देशों से निपटने के लिए वो एक साथ हैं। इस बीच एक बेहद अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं। 6 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी, दमकल को इसकी सूचना दी गई और दमकल के तमाम जवान इस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है, कोशिश इस बात की भी कि आसपास किसी और को कोई नुकसान न पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है ये बेहद अहम खबर, जहां फैक्ट्री में लगी है भीषण आग, लेकिन इस पर काबू पाने की भी कवायद तेज कर दी गई है। दमकल की 6 गाड़ियां इस वक्त इस मौके पर मौजूद हैं। प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले इस आग पर काबू पाया जाए और होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाए। आग लगने की आखिर वजह क्या थी, अभी आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि इस आग को तुरंत बुझा दिया जाए। दूर से ही धुएं का काला गुबार आसमान छूता दिखाई दे रहा है। जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी, सभी को सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई। दमकल को इसकी जानकारी दी गई। दमकल कर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि ये नुकसान और इससे ज्यादा ना हो, लेकिन जब तक दमकल के कर्मचारी पहुंचते आग भयानक रूप अख्तियार कर चुकी थी और धुएं का काला गुबार आसमान छूता हुआ दूर से ही दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक बेहद खास रास्ते के नजदीक का ही ये वो इलाका है जहां पर इस फैक्ट्री में आग लगी है। इसलिए एहतियात ये बरती जा रही है कि कोई और आने जाने वाले इससे हताहत ना हो। इसलिए पूरी एहतियात के साथ इस इलाके से लोगों को दूर किया गया और उसके बाद दमकल की गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कवायद में जुटी हुई हैं। लेकिन यह बेहद अहम खबर महाराष्ट्र के पुणे से, आखिर आग क्यों लगी है यह अब तक पता नहीं चल पाया है। मशक्कत इस बात की कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 12 साल का आज का अर्जुन। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस, जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum in 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग मैं अभी वही कहने वाला था। तो जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। आ रहा है ये यंग जीनियस